ग्रेट। तो अभी दोस्तों डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स का, है ना। एंड इफ यू रिमेंबर कल हम डिस्कशन कर रहे थे लाइन क्लिपिंग पे, और लाइन क्लिपिंग के ऊपर जो लियांग की एल्गोरिथम है ना, वो हमने समझा था, उसका जो डेरिवेशन है स्टेप बाय स्टेप पूरा समझा था, और उसके ऊपर एक या दो सिंपल क्वेश्चंस भी ट्राई किए थे। यस, तो इस पे एक बार जल्दी से इसका रिवीजन करेंगे, एक क्वेश्चन इस पर ट्राई करते हैं, और उसके बाद आज हम बात करेंगे पॉलीगन क्लिपिंग की, जिसमें बेसिकली ऑफ कोर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट पॉलीगन क्लिपिंग, बिकॉज़ आप देखोगे अगर लाइन क्लिपिंग को ही यूज करें तो उसी से कहीं ना कहीं हम पॉलीगन क्लिपिंग डिराइव कर लेते हैं, लेकिन आइडिया क्या है ये एक बार जरूर समझ के चलेंगे, है ना। तो एक बार जल्दी से मैं इसका रिवीजन आपको कराता हूं, इस पे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम बात करेंगे आज पॉलीगन क्लिपिंग की। तो अगेन अगर इफ यू गो वन बाय वन, तो जैसा आपको याद है सबसे पहले हमने एक इक्वेशन यहाँ पे डिराइव किया था स्ट्रेट लाइन वाला, कि अगेन अगर कोई भी दो एंड पॉइंट है, पहला हम मान रहे हैं 0 पे, t इक्वल टू 0 पे, तो दूसरा पॉइंट हम मान रहे थे t इक्वल टू 1 पे, और कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पर है x और y कोऑर्डिनेट्स के साथ, जी हाँ, पैरामीट्रिक इक्वेशन जो हमने देखी थी वो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा था। अकॉर्डिंग टू दैट x और y की वैल्यू हमने निकाली डेल्टा, व्हिच इज x1t डेल्टा x एंड y1 प्लस t डेल्टा y। उसके बाद भी ऑलरेडी नो जो हमने पॉइंट क्लिपिंग आइडिया पहले समझा था, तो यहाँ पर जो xw min और xw max के बीच में x की वैल्यू हो सकती है वो वैल्यू हमने पुट की, और उसके बाद इस इनइक्वालिटी से ही चार इक्वेशंस हमने जनरलाइज की थी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड देन थर्ड पार्ट एंड देन फोर्थ पार्ट। तो चारों इक्वेशंस वो हमने निकाल ली, है ना। फिर हमने समझा था कि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे x डेल्टा t या x डेल्टा y चाहिए, तो उसको हमने जनरलाइज किया, तो ये 1 2 3 4 इक्वेशन हमारे पास आ गई, और उसके बाद जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था व्हिच इज tpk लेस देन इक्वल टू qk, इससे इसको हमने कंपैरिजन किया, तो चारों पैरामीटर्स व्हिच इज p1 p2 p3 p4 एंड q1 q2 q3 q4 चारों की वैल्यू हमारे पास आ गई थी। फॉलो कर पा रहे हैं? तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यूज हमें स्टार्टिंग में कैलकुलेट करनी पड़ रही थी। उसके बाद हमने समझा था कि अगर pk की वैल्यू 0 है तो हमें समझ आ रहा था कि वो पैरेलल है, और अगर pk की वैल्यू 0 नहीं है तो लेस देन 0 है तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ले रहे थे 0 से qk by pk का, और अगर pk की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू ले रहे थे। डिपेंडिंग ऑन द आइडिया, अगर t1 ग्रेटर देन है t2 के तो हमने टोटली रिजेक्ट किया था, लेकिन अगर t1 ग्रेटर है, माफ कीजिएगा, अगर यहाँ रिजेक्ट किया था। यस, इसके अलावा अगर दोनों केस है तो वहां पर हमने एक बार t1 एक बार t2 की वैल्यू रखी थी, तो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिले थे, है ना। इफ यू रिमेंबर ये पूरा क्लिपिंग हमने किया था, दोनों पॉइंट हम सॉल्व कर पा रहे थे। क्या यहाँ तक आपको याद है? तो एक और न्यूमेरिकल इसके ऊपर सॉल्व करते हैं, सो दैट हमारा आइडिया भी ब्रश अप हो जाएगा और एक कॉन्फिडेंस हमको आ जाएगा, एंड देन वी विल स्विच टू पॉलीगन क्लिपिंग। एक बार देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इससे हमें आइडिया थोड़ा क्लियर होगा इसने क्या बोला। xw min और xw max y min y max की वैल्यू बता रखी है, तो जरा एक बार हम कोऑर्डिनेट्स पहले देख लेते हैं, देखिए क्या-क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। x min इज 1, ओके, तो इधर है हमारा वैल्यू, विंडो ना लिख के डायरेक्ट x min लिख रहा है, हम x min लिख लेते हैं, और इधर 9 के ऊपर है हमारा xw max, फेयर है ना। सिमिलरली yw min इधर हो गया हमारा 2 के ऊपर, और yw max हमारा है किसके ऊपर, 8 के ऊपर। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल विंडो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, 1 2 लेफ्ट कॉर्नर हो गया 9 8 लाइक दिस। इसको एक बार दोबारा से बना लेता हूं, एक मिनट रुकिएगा। ओके, लाइक दिस। तो ये हमारा हो गया विंडो। अब जरा लाइन एक बार ऑब्जर्व कर लें, चाहे तो मैं कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेता हूं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। नाउ दैट इज 1, 2, नाउ दैट इज 9, 2, और ये आपके पास हो गया दैट इज 9, 8 एंड दिस इज 1, 8। फॉलो कर पा रहे हैं? चाहे तो नाम रख लेते हैं इनका, लेट मी से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो ये हमारा विंडो है। अब लाइन देखिए कहां से कहां जा रही है, -1, 7 से 11, 1। तो अगर इधर 0 है तो इधर कहीं -1 रहा होगा, तो लेट मी पॉइंट दिस इज -1, -1, 7। तो ये जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं देखिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है लाइन का, और एंड पॉइंट क्या बोल रहा है, 11, 1। तो अगर इधर 9 है तो इधर 10 और यहाँ कहीं 11, तो समवेयर नियर दिस यहाँ कहीं एंड पॉइंट है ना। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं 11, 1। तो मैं रफली थोड़ा सा इसको आगे मान के चलता हूँ, दिस इज 10 एंड दिस इज काइंड ऑफ 11, समथिंग लाइक दिस। तो कुछ ये एज है जो इसको क्रॉस करती हुई जा रही है। फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? तो मैं दोनों एंड पॉइंट मान लेता हूं। नाउ दिस इज -1, 7, जो सेकंड एंड पॉइंट है ये कुछ आएगा लगभग 11, 1। ओके, तो अगेन जो वैल्यूज हमारे पास हैं, जो पैरामीटर्स हम कैलकुलेट करते हैं, है ना, वो कैलकुलेशन पहले मैं पूछ लेता हूं। तो क्या क्या पैरामीटर्स है मैं एक बार वैल्यू लिख लेता हूं। तो हमको पहले चाहिए होता है p1 एंड देन p2 एंड देन p3 एंड देन p4, जिसकी वैल्यू होती है -डेल्टा x एंड दैट इज डेल्टा x एंड दैट इज -डेल्टा y एंड दैट इज डेल्टा y। सिमिलरली अगली वैल्यू हमको चाहिए, थोड़ा सा सेपरेट करके लिखता हूं सो दैट यहीं पर हम वैल्यू भी फिल कर लें। अगला जो कैलकुलेशन हमें करना होता है दैट इज q1 q2 q3 एंड q4। नाउ q1 इज x1 x min, q2 इज इक्वल्स टू x max x1, q3 is equals to y1 minus y min and q4 is equals to y max minus y1। यस, ये कैलकुलेशन देखिए हमें करना आता है। तो अब अगर मैं एक करके आपसे जल्दी से पूछूं तो आप मुझे बताएंगे डेल्टा x की यहाँ पर क्या वैल्यू है। डेल्टा इज x2 minus x1। तो अगेन अगर मैं पूरा लिख दूं केस नीचे अलग से, x1, y1 की वैल्यू पहला जो कोऑर्डिनेट है वो है -1, 7, और x2, y2 की जो वैल्यू है दैट इज 11, 1। तो x2 यहाँ पर हो गया 11 माइनस x1, सो -1, आई थिंक दैट विल बिकम 12। बिल्कुल, अभी बिल्कुल सही कैलकुलेट कर रहा है, गुड। और सेकंड डेल्टा y, सो दैट इज y2 माइनस y1। तो y2 की वैल्यू यहाँ पर हो गई है 1 माइनस y1 व्हिच इज 7, ये तो प्लस का है तो ये आ जाएगी -6, है ना। तो अब अगर ये वैल्यू देखिए हम यहाँ पे रखना स्टार्ट करते हैं, माइनस डेल्टा x आपके पास आया है 12, उसके बाद अगेन यहाँ पर 12 ही रहेगा, माइनस डेल्टा y है -6 और यहाँ पर -6, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगा -12 एंड 12 एंड 6 एंड -6। देखिए ये फॉलो कर पा रहे क्या? ये तो बेसिक वैल्यूज है ना जो हमें कैलकुलेट करनी ही थी। अच्छा, अब जरा q वाली वैल्यूज देख लेते हैं। तो अगेन व्हाट इज x1, नाउ x1 इज -1 माइनस x min, और x min जो है वो भी -1 है, तो ये आपका हो गया -2। वेरी गुड। q2 की वैल्यू बताइए जल्दी से। x max इज 9 माइनस x1 व्हिच इज -1, तो ये हो जाएगा 10। नाउ q3, सो y1, नाउ y1 इज 7 minus y min is 2, तो 7 minus 2 is equals to 5, and last one is y max। now y max जो ऊपर देखेंगे तो ये आ जाएगा 9 minus y1, सॉरी 8 है, 8 minus 7 आ गया। यस, एक बार बताइए यहाँ तक की वैल्यू फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अब उसके बाद देखिए जो हमने समझा था किस किस केस में pk की वैल्यू 0 से कम है, कहां-कहां 0 से ग्रेटर है, उस हिसाब से हम केस आइडेंटिफाई करेंगे। तो 0 से कम आई थिंक p1 और p4 में है, जरा ऑब्जर्व करिएगा। p1 और p4 में वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, और जब लेस देन 0 हो तो t1 की वैल्यू क्या होती है फिर रिमेंबर, अगेन मैक्स 0, qk by pk।
सिमिलरली मैं दूसरा पॉइंट भी लिख लेता हूं, जहां पर ग्रेटर देन 0 है तो यानी कि P2 एंड P3 में, तो व्हेन द वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 तो T2 वहां पर अपने को मिल जाएगा क्या, मिनिमम ऑफ 1 कॉमा अगेन सेम चीज QK बाय PK। तब यहां पर देखिए अगर रखता हूं तो मैक्स मैं लूंगा 0 और पहला फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट केस में Q1 की वैल्यू क्या है -2 डिवाइडेड बाय PK -12। एक बार देखिएगा मैं सही वैल्यू रख पा रहा हूं क्या। फिर इसी तरह 4 में देखेंगे Q की वैल्यू है 1 और ये वैल्यू है -6, है ना। और इन सब में हमें देखना मैक्सिमम वैल्यू, तो ये आई थिंक कट हो जाएगा, ये तो माइनस ही रहेगा, तो शायद 1/6 मैक्सिमम वैल्यू आएगी। देखिए बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या। तो for T1 मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1/6। ओके, सिमिलरली अगर इधर देखेंगे ऊपर, तो इधर मिनिमम देखना है, तो पहले मैं मिनिमम लिख लेता हूं 1, और 2 और 3 के केस में, तो 2 वाले केस में Q की वैल्यू है 10 और P की वैल्यू है 12, और 3 वाले केस में Q की वैल्यू है 5 और 3 की वैल्यू है 6, और इन सब में मिनिमम देखना है, तो 10/12 5/6, तो ये तो अगेन देखिए 5/6 हो जाएगा, तो मिनिमम 5/6 ही आएगा। वेरी गुड, तो T2 की वैल्यू आपको मिल गई 5/6। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं। अच्छा अगेन देखिए जो कंडीशन है, क्या T1 ग्रेटर देन T2 है, नहीं। अगर T1 ग्रेटर देन T2 है तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, खैर वो तो यहाँ पर के समझ भी आ रहा है कि नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसी के अंदर वैल्यू रखते हैं, तो दोनों केस में आपको करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा आपको दिला दूं, x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस t डेल्टा x एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस t डेल्टा y। ये इक्वेशन हमारे पास है, तो चलिए दोनों वैल्यू हम रख के देखते हैं। एक बार T1 रखेंगे और एक बार T2 रखेंगे, है ना। तो जब T1 रखेंगे तो चलिए यहाँ पे शुरू करता हूँ। व्हाट इज x1, नाउ x1 जो है वो है -1 प्लस t की वैल्यू क्या है, तो T1 की वैल्यू हमारी आई है 1/6 और डेल्टा x की वैल्यू है 12। सिमिलरली y में कैलकुलेट करूंगा, व्हाट इज y1, y1 इज 7 प्लस t की वैल्यू अगेन है 1/6 और डेल्टा y की वैल्यू है -6। एक बार सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं क्या। सिमिलरली पहले वैल्यू पुट कर लेता हूं, इधर आ जाऊंगा राइट हैंड साइड पे, तो अगेन x1 की वैल्यू ये तो सेम है, तो इधर -1 ही आएगा और इधर 7 ही आएगा, प्लस t की वैल्यू चेंज हुई बस, तो t की वैल्यू यहां पर है 5/6। नाउ दैट इज 5/6, दैट इज 5/6, और बाकी डेल्टा x डेल्टा y की वैल्यू भी सेम है, तो ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा -6। तो अब अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 6 2 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 + 2, तो आई थिंक 1। देखिए ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या, एंड यहां पर ये 6 से 6 करके माइनस तो आ गया 6, तो आई थिंक हमारी वैल्यू आई है 1,6। फॉलो कर पा रहे हैं क्या, 1,6। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमने अप्रोक्सीमेशन बनाया था शायद सही नजर आ रहा है, बिकॉज कट 1,6 पे हुआ है। तो लाइन क्लिपिंग का जो आइडिया पर ऑब्जर्व करिएगा, सही वैल्यू हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, लगभग 1,6 पे कट हो रहा है। अब जरा सेकंड पॉइंट देखते हैं जहां पर इंटरसेक्ट है, 6 डिवाइड बाय 12 तो इधर गया 2, 5 * 2 इज 10 एंड 10 माइनस 1, तो x का वैल्यू आ गया 9। फॉलो कर पा रहे हैं क्या, 10 - 1, तो जी हाँ ये हमने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन वाला गड़बड़ बनाया है, बट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कहां पे कट होगा, 9 पे कट होगा, है ना। और ये वैल्यू आप देखिएगा तो यहां पर क्या आएगा, दिस इनटू दिस -1, तो ये शायद कट होगा 2 पे, तो 2 पे हमें समझ आ रहा है। ओके, तो बिल्कुल जो कॉर्नर है 9,2 पे कट होगा अगर आपको उधर आगे लेके जाना है। तब आप मुझे बताएं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अच्छा इसने तो सिर्फ हमसे पैरामीटर की वैल्यू पूछी है, तो उसके साथ फॉलो कर पा रहे हैं कि बी सही आंसर हो जाएगा। सेकंड वन बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज़ पैरामीटर की वैल्यू बतानी थी, तो इज 1/6 एंड 5/6। एक बार देखिए फॉलो कर पा रहे हैं। यहां तक का पॉइंट क्लियर है क्या। ओके, अब आप मेरे को बताइए अगर इसके ऊपर कोई आइडिया आपसे पूछ लेगा अभी लाइन क्लिपिंग का, तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा किसी को। अगेन पूरा मैंने एक बार सॉल्व किया है ना। हालांकि इस क्वेश्चन में आप फिगर आउट कर पाएंगे, कैलकुलेशन बहुत सारी है, लेकिन एक और पॉइंट मैं आपको बोल दूं, जिस तरह का क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो शायद पूरा सॉल्व करने की जरूरत आपको ना पड़े, अंदाजे के ऊपर भी आप आंसर कर सकते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, है ना। तो इस पे एक बार विचार करिएगा कि डायरेक्ट वैल्यू देख के बात समझ आती है कि नहीं। अब एक बार हम बात यहां करते हैं किसकी, पॉलीगन क्लिपिंग। तो मेरे को बताएं ये यहां तक कंफ्यूजन तो नहीं है कोई। ओके ओके, तो पॉलीगन क्लिपिंग, लेट मी बी वेरी क्लियर, यहां से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, नहीं है, बिकॉज काइंड ऑफ आप समझोगे लाइन क्लिपिंग के अंदर ही हमने सब पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न, नेट में ऐसा कोई क्वेश्चन यहां से पूछा नहीं गया है, बट अगेन आइडिया एक बार डिस्कस करना जरूरी है, तो मैं ब्रीफ में एक बार जो 2-3 हमारे इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं वो एक बार डिस्कशन करता हूं। तो पहले आप मुझे बताएं पॉलीगन किसको बोलते हैं। यहां पर अगर देखिए रफली फिगर आपको नजर आ रही है, तो आर यू गेटिंग आइडिया कि कोई भी एक फिगर हो सकती है जिससे आपको क्लिक करना पड़ सकता है। तो यहां पर ये एक विंडो हमको नजर आ रही है ना, इफ आई एनक्लोज इट, तो ये आपका विंडो है और यहाँ ये देखिए पॉलीगन नजर आ रहा है ना। और जब क्लिक किया होगा, तो अगर मैं एक बार अप्रोक्सीमेटली बताऊं इसने क्या किया है, तो अब आप देखिए रिलेट कर पा रहे हैं दोनों फिगर को। तो जो पोर्शन बाहर है वो चला गया, तो ये वाला पार्ट एज इट इज अंदर, जो भी विंडो के अंदर आ रहा है वो पार्ट आपको इधर नजर आ रहा है। ये पार्ट जो यहाँ से ये लाइन नजर आ रही है जो एक्जैक्टली अंदर है, और ये इंटरसेक्शन नजर आ रहा है, जो पार्ट बाहर था वो ऑटोमेटिकली हमारा क्लिप हो गया। तो पहले तो ये समझना है कि पॉलीगन क्लिपिंग से हमारा मतलब क्या है। अगेन एक विंडो हमारे पास है और किसी भी तरह का शेप का कोई भी पॉलीगन हो सकता है, जो उस विंडो के पैरामीटर्स में अंदर आ रहा है सिर्फ वही हम सेलेक्ट करेंगे, जो बाहर है वो चला जाएगा। कोई बात नहीं, सॉल्व होते पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जैसे अभी मैंने पॉलीगन क्लिपिंग की बात इंट्रोड्यूस ही की है। हाँ सब फॉलो कर पा रहे हैं क्या। मैं बोल रहा हूं कि पॉलीगन क्लिपिंग लाइन क्लिपिंग और पॉइंट क्लिपिंग की तरह ही है, जहां पर कोई भी एक 2D शेप अगर आपके पास है ना, तो जो भी डिजायर्ड विंडो आप क्लिप कर रहे हैं, या इसको क्रॉपिंग भी बोल सकते हैं की बात है, उसके बाहर वाला जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली चला जा रहा है, और सिर्फ वही पार्ट है या वही पार्ट आपको मिलेगा जो अंदर नजर आ रहा है। क्या ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग। अब एक छोटा सा डिस्कशन में स्पॉर करना चाहता हूं, इसमें कई लोगों के जो मानने हैं ना, या जो बिलीफ है वो अलग अलग है। तो मैं एक डिफरेंट एग्जांपल आपको दिखाता हूं, और इसमें एक बार आप देखिएगा कि क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं और आपके हिसाब से सही आंसर क्या है। लेट मी टेक एनी रैंडम पॉलीगन। मान लेते हैं कि एक विंडो, या मैं पूरा चलिए रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाऊं, एक एक्सिस हम ले लेते हैं, नाउ दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस, और इसके ऊपर एक विंडो हमारे पास है। नाउ सपोज दिस इज ओके, सपोज दिस इज अ विंडो, है ना, और वही एक्स min एक्स मैक्स वाली पूरी कहानी है। और अब मैं यहाँ पर कोई भी एक पॉलीगन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, लेट मी हैव समथिंग लाइक दिस। यहाँ से बाहर चले जाते हैं, यहाँ से मान लीजिए फिर अंदर आ जाता हूँ, और ऐसे कुछ भी रैंडमली हम जैसे चाहे वैसे एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, है ना। अब हमको क्लिपिंग करना है इस पॉलीगन का। एक 2-3 ऑप्शंस मैं आपको देता हूं, मेरे ख्याल से आप बेटर तरीके से रिलेट कर पाएंगे। लेट मी ड्रॉ पॉलीगन क्लिपिंग के बाद तो आपको सिर्फ वही नजर आएगा जो विंडो के अंदर होगा, है ना। तो
एक बार आइडिया देखिएगा, इस शेप के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। एक आइडिया तो वो है जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया। इसका मतलब आपको क्लिपिंग के बाद क्या नजर आएगा, तो यू गेट समथिंग लाइक दिस। जो पार्ट बाहर है वो बाहर ही रह जाएगा, और जो अंदर वाला पार्ट है वो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। जरा मुझे बताएं, आप रिलेट कर पा रहे हैं क्या? यहाँ पर जब हम पॉलीगन क्लिपिंग करेंगे तो जो बाहर वाला पार्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, और जो अंदर वाला पार्ट है कुछ इस तरह से नजर आएगा, है ना। अब इसमें देखिए कुछ लोगों का एक आइडिया है, कंफ्यूजन है, वो क्या, यहाँ पे बहुत सारे राइटर अलग अलग तरीके से लिखते हैं कि यहाँ पर जब आप पॉलीगन क्लिपिंग करके जो इमेज आपको मिला, इसके जो बाउंड्रीज है, क्या वो बाउंड्रीज मिले हुए हैं कि नहीं है। जैसे जब आप एक पॉलीगन की बात करोगे तो बाउंड्रीज क्लोज होने चाहिए ना। अब यहाँ पर जो बाउंड्रीज आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्लोज नहीं है ना। तो एक आइडिया ये हो सकता है। एक दूसरा आइडिया क्या हो सकता है, एक बार गौर करिएगा। तो यहाँ पर मैं सेम तरह का पॉलीगन क्लिप करता हूँ, लेट मी डू समथिंग लाइक दिस अगेन, बट फॉर अ चेंज यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जो भी पॉलीगन हमको मिला हम उसकी बाउंड्री को एनक्लोज करेंगे, है ना। अब यहाँ पर बात सही और गलत की नहीं है, अपनी डेफिनेशन की, आप किस तरह से पॉलीगन क्लिपिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये भी एक आइडिया हो सकता है, यहाँ पर हम उसको एनक्लोज नहीं करते लेकिन यहाँ पर हम उसको एनक्लोज करते हैं, है ना। कुछ लोग और इसको एक डिफरेंट तरीके से व्यू करते हैं। वो कैसे व्यू करते हैं वो एक बार आपको समझाता हूँ। अगेन मान लीजिए कि जो फंडामेंटल एज है क्लिपिंग के बाद वो तो अपने को सेम नजर आ रही है, लाइक दिस, है ना। उसके बाद इंस्टेड हम इन पॉइंट्स को एनक्लोज करें, वो बोल रहा है बाउंड्री के जो डिफरेंट वैल्यू है क्यों ना आप उनको एनक्लोज करो। तो एक आइडिया ये हो सकता है कि जो बाहर वाला आइडिया है आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? और अगर इन सबको हम कलर कर लें, है ना, आप इमेजिन करिएगा अगर मैं इन सबको कलर कर लूं तो अगेन बीच में क्या आपको पॉलीगन ही नजर आएगा? यस। तो अभी मैं इसमें ये नहीं बोल रहा हूं कौन सा मेथड सही है या कौन सा मेथड गलत है, बट यस अलग अलग अप्रोचेस हो सकते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर पैकेज आप यूज कर रहे हैं वो उसमें किस तरीके से पॉलीगन क्लिपिंग यूज कर रहा है वो एक अलग आइडिया है, बट अगेन जो सबसे फंडामेंटल मेथड है वो या तो आप फर्स्ट या तो सेकंड को मान सकते हैं। मुझे बताइए पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो इंस्टेड की मैं डायरेक्ट एल्गोरिथम में जाऊं, थोड़ा सा मैं पहले उसका जो डायनामिक्स है वो एक बार आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि कैसे हम डिस्कस करें। अच्छा, अब यहाँ पर जो सबसे पॉपुलर एल्गोरिथम है पॉलीगन क्लिपिंग का, उसका नाम क्या है? वो है सदरलैंड हॉगमैन पॉलीगन क्लिपिंग। तो इसका मैं पहले एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। बहुत सिंपल अप्रोच है। एक बार अप्रोच आपने समझ लिया तो एक हो सकता है आपको ये भी लगे कि एल्गोरिथम है भी कि नहीं है, कैसे हमने किया, बिकॉज़ दैट इज सो सिंपल। और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। मैं भी समझाता हूं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक केस लिया हुआ है, चलो मैं केस ना लेके एक काम करते हैं, केस स्टडी में लेता हूं और उससे मेरे ख्याल से बेटर तरीके से ऑब्जर्व कर पाओगे। तो लेट मी ड्रॉ अ सिंपल 2D प्लेन और उसके ऊपर अगेन हम एक विंडो ले लेते हैं। ओके, तो लेट मी ड्रॉ विंडो और यहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स ना करते हुए लेट मी स्टार्ट विद अ सिंपल पॉलीगन। तो एक कोई सिंपल सा पॉलीगन मैं बना देता हूँ, फिर केस बाय केस इसको हम जनरलाइज कर लेंगे। ओके, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर आप देखिए ये पॉलीगन मेरे पास है ABCD और ये ब्लू में जो है आप विंडो मान सकते हैं, है ना। तो मैं लिख नहीं रहा बट अगेन आप कर सकते हैं। नाउ दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस इज XW min। खैर यहाँ पर उनकी अभी फिलहाल अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ दिस इज XW max। सिमिलरली ये जो ऊपर वाला पॉइंट है नाउ दैट इज YW min एंड नाउ दिस इज YW max। यहाँ तक की बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अब जब इसको हम ट्रैवर्स करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट समझने हैं कि कौन कौन सा पॉइंट अपने को कंसीडर करना है, कौन कौन सा पॉइंट कंसीडर नहीं करना। तो अब मैं आपको वन बाय वन केसेस बताता चलता हूं, एक लिस्ट हम बनाते हैं और कैसे उस लिस्ट पे काम करते हैं ये देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम ट्रैवर्सल करते हैं और किस तरह ट्रैवर्सल करते हैं, पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़िएगा। ये लगभग मैंने वही फिगर लेने की कोशिश की जो सैंपल हम कर रहे हैं। क्या कहता है? इफ द फर्स्ट वर्टेक्स इज आउटसाइड द विंडो बाउंड्री एंड द सेकंड वर्टेक्स इज इनसाइड बोथ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द पॉलीगन एज एंड द विंडो बाउंड्री एंड द सेकंड वर्टेक्स आर एडेड टू द आउटपुट वर्टेक्स लिस्ट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। ये कह रहा है, अब ये देखिए जब मैं एज A और B को पहले स्टडी कर रहा हूँ तो क्या इसका पहला एंड पॉइंट इनसाइड है? जी हाँ। और दूसरा एंड पॉइंट आउटसाइड है। माफ कीजिएगा, A आउटसाइड है और B इनसाइड है ना। इस तरह से जो एल्गोरिथम ये केस ऑब्जर्व करता है किसी लैंग्वेज में, मैं केस आपको दिखा देता हूं। एक होगा आउट टू इन केस नंबर 1, एक होगा इन इन केस नंबर 2, एक होगा इन टू आउट केस नंबर 3 और एक होगा आउट आउट केस नंबर 4। तो बेसिकली 4 केस बन सकते हैं, है ना। अब ट्रैवर्सल करते हुए चारों केसेस पे कैसे हम बिहेव करते हैं वो एक बार समझना है। तो ये कह रहा है ये जो पहला केस हमारा है कि आउट टू इन हम जा रहे हैं, तो जब आउट टू इन जाते हैं तो क्या करना होता है? तो कह रहा है आउट टू इन जाते हुए क्या करना है, पहले तो वो पॉइंट लेना है जहां इंटरसेक्शन हो रहा है पॉलीगन की एज का बाउंड्री से, विंडो बाउंड्री से। तो ये पॉइंट कंसीडर करना है, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? जहां पर हमारे पॉलीगन का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो चलिए मैं इसका नाम दे देता हूं, मान लीजिए कुछ मिनट के लिए A'। तो हमारी लिस्ट में पहला पॉइंट जो ऐड होगा वो कौन होगा? A'। और कह रहा है उसके बाद क्या ऐड करना है? एंड द सेकंड वर्टेक्स आर एडेड टू द आउटपुट लिस्ट। जो सेकंड वर्टेक्स है, तो सेकंड वर्टेक्स कौन है जिस पर हमने एंड किया? B पर। तो लिस्ट में दो वर्टेक्स एंड हो जाएंगे, पहले होगा A' और उसके बाद होगा B। क्या ये बात समझ पा रहे हैं क्या? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन एक एक करके केस देखेंगे तो धीरे-धीरे आप फॉलो कर पाएंगे। तो ये पहला केस हमने फॉलो किया। अब दूसरा केस में डायग्राम ऐसे लिया कि चारों केस कवर हो। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे B से C की तरफ जा रहे हैं तो कौन सा केस है? इन इन वाला, इन आउट आउट इन कौन सा? इन इन वाला। दोनों अंदर ही है। तो देखिए इन इन ट्रैवर्सल में क्या करना होता है, पढ़िए बात। इफ बोथ द वर्टेक्स आर इनसाइड द विंडो ओनली द सेकंड वर्टेक्स इज एडेड टू द आउटपुट लिस्ट। तो जैसे यहाँ पर V1 से V2 जा रहा है तो कौन सा वर्टेक्स ऐड होगा बताओ? V1 या V2? सेकंड वर्टेक्स V2 ऐड होगा। तो हमारे वाले केस में हम जा रहे हैं B से C पे, तो अगला कौन सा वर्टेक्स ऐड होगा? आई थिंक C ऐड हो जाएगा। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? बिकॉज़ हमारे लिए हमारा जो ये V2 है वो कौन है? C है। फिर आगे बढ़ रहे हैं C से D की तरफ। अब जब C से D की तरफ जाएंगे तो कौन सा केस बन रहा है? मेरे ख्याल से इनटू आउट वाला केस बन रहा है। इस बार हम अंदर से जा रहे हैं बाहर, तो जो इनटू आउट वाला केस है व्हिच इज केस नंबर 3। ये क्या कर रहा है? इफ वर्टेक्स इज इनसाइड एंड द विंडो बाउंड्री एंड द सेकंड वर्टेक्स इज आउटसाइड देन द ओनली एज इंटरसेक्टिंग विद द विंडो बाउंड्री आर एडेड टू द वर्टेक्स लिस्ट। तो यानी कि वो पॉइंट जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है, बाकी लोग का भी लागू हो रहा है क्या? मेरे ख्याल से इधर से तो क्लियर है बिल्कुल। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। अभी बताइएगा, अभी क्लियर है क्या? यस, ओके। तो अगेन देखिए पॉइंट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ, केस नंबर 3 पे हम थे ना, एक मिनट रुकिएगा।
कौन से केस पे हम हैं? हाँ, हम फिलहाल केस नंबर 3 पे हैं, इनटू आउट जा रहे हैं। तो इनसे आउट जाते हुए कह रहा है कि सिर्फ वो पॉइंट ऐड करना है जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है। तब आप मुझे बताएंगे कौन सा पॉइंट ऐड होगा हमारे डायग्राम में। तो लेट मी कॉल दिस पॉइंट सी डैश, है ना। तो ये बाहर आते हुए एक और पॉइंट हमने ऐड कर लिया सी डैश। और अब आखिरी एज जो हमारे पास है वो कौन सा एज बचा? डी से ए। तो ये कौन सा पॉइंट हुआ? ये कौन सा केस हुआ? आउट आउट। तो आउट आउट में क्या करना है पढ़ लेते हैं। आउट आउट, इफ बोथ द वर्टिसेस आर आउटसाइड द विंडो देन नथिंग इज एडेड टू द आउटपुट लिस्ट। तो इस बार कुछ हमें ऐड करना है कि नहीं करना है? इस बार कुछ ऐड नहीं करना। तो आपको जो एक्चुअली लिस्ट मिला वो क्या मिला बताओ? आपको लिस्ट मिला ए डैश बी एंड सी सी डैश, इफ आई एम करेक्ट। यस। और मजे की बात की अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या यही आपका एक्चुअल पॉलीगन भी करने के बाद? हाँ, ये तो पॉलीगन है। तो ए डैश से पहले आपको जाना है बी तक, देन बी टू सी आप जाएंगे, देन सी से सी डैश, और यहीं पे खत्म हो रहा है। तो सी डैश सेकंड ए डैश को आप कनेक्ट करेंगे। तो जो बाहर वाला पार्ट है वो अलग हो गया और जो इंटरनल पार्ट है अब वो एक पॉलीगन बनके आपको नजर आ रहा है। एक बार मुझे बताइए आइडिया फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो जैसा मैं आपसे बोल रहा था, जितने भी क्वेश्चन स्पेशली लाइन कीपिंग हमने किए हैं, तो इंटेंस मैथमेटिक्स से बहुत सारे डेरिवेशन हमने किया है। बस इंटरसेक्शन निकालना। अब एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ए डैश और सी डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यस और नो? लेकिन वेरी गुड, अगेन आप जानते हैं हमने बहुत सारे केसेस सॉल्व कर लिए लाइन कीपिंग के। तो मैंने बोल रहा कोई भी एल्गोरिथम आप यूज करो, बट क्या आप ए डैश और सी डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? है ना। तो यही देखिए यहाँ पर ये जो एल्गोरिथम है आप स्लोप मेथड से निकाल सकते हो बिल्कुल, या अभी जो हमने मेथड समझा आप उससे निकाल सकते हो, टोटली अप टू यू। बट सदरलैंड हॉगमैन जो एल्गोरिथम है ये तो सिर्फ आपको बता रहा है कि आपको किस तरह से लिस्ट को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए वो कोई भी क्लैरिटी यहाँ पर नहीं दे रहा। वो बोल रहा है लाइन क्लिपिंग का कोई भी एल्गोरिथम यूज करो। मेरे को तो सिर्फ जो पॉलीगन के एंड पॉइंट्स थे वो आपको समझाने थे कि उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हो क्या? यस, ओके ओके। तो इसका मतलब अगर कोई डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे, है ना, अभी मैं कुछ और क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, तो कम से कम ये पॉइंट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे एक और केस ट्राई करोगे, एक और केस ट्राई करते हैं, बिकॉज इसमें एक अभी देखिए पूरी बात हमने नहीं समझी। बिकॉज यहाँ पर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपकी जो विंडो है क्या उसकी चारों एजेस इन्वॉल्व हुई या सिर्फ लेफ्ट एज इन्वॉल्व हुई? यस, आपकी विंडो का सिर्फ लेफ्ट एज इन्वॉल्व हुआ। बट क्या कोई ऐसा केस हम ले सकते हैं जहां पर चारों एज इन्वॉल्व हो? जी हाँ, ऐसा भी लिया जा सकता है। मैं एक सिंपल केस लेता हूं, उससे शायद आपको कुछ और क्लैरिटी मिलेगी या कंफ्यूजन होगा। बट दोनों केस में हमारा फायदा है, अगर कंफ्यूजन भी हुआ तो भी आप समझ जाएंगे कि कहां हम नहीं उसे सोच पा रहे थे, कैसे क्लैरिटी होगी। बट ज्यादा टेंशन इसलिए नहीं लेनी कि रिलेटिव क्वेश्चन को नहीं पूछ रहा है। तो बस आपको अप्रोच में समझा रहा हूं कि किस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अब आप ये भी सोच पा रहे हो क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एल्गोरिथम तो है नहीं, वो तो सिर्फ आपको अप्रोच बता रहा है जिसको यूज करके आप यहाँ पर पॉइंट्स बता सकते हैं। अगेन लेट मी नेम दैट एज ए बी सी डी एंड ई। यस, अब ध्यान से आप देखिए ये पॉलीगन है और जानबूझ के केस हमने बनाने की कोशिश की है कि जहां पर जो हमारा विंडो है उसका सिर्फ कोई एक एंड पॉइंट या एक साइड हो या सारे साइड इन्वॉल्व हो। सारे साइड इन्वॉल्व होने चाहिए, है ना। अब यहाँ देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि थोड़ा सा आपको पूरा वर्जन समझने का मौका मिलेगा कि कैसे काम होता है। दरअसल अभी जो केस हमने सॉल्व किया था ना, आप समझिए यहाँ पर जो हमने टोटल, सॉरी ये तो हमारा स्टैंडर्ड केस था, अभी जो क्वेश्चन लिया ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया, ये जो पूरा क्लिपिंग है क्या हमने सिर्फ लेफ्ट एज के रेस्पेक्ट में किया है? जी हाँ। दरअसल इस तरह से विंडो के चारों एज के रेस्पेक्ट में आपको क्लिपिंग करना पड़ेगा। मैं बस समझाता हूँ कैसे। तो ये जो क्लिपिंग है लेफ्ट के हिसाब से किया, सिमिलरली टॉप के हिसाब से हो सकता है, राइट के हिसाब से हो सकता है और बॉटम के हिसाब से हो सकता है। फॉर एग्जांपल अब मेरे ख्याल से देखिए ये इस फिगर को आप रिलेट कर पाएंगे। अगर ये स्टार ओरिजिनल पॉलीगन है जिसको अपने को क्लिप करना है, तो वन बाय वन देखिए पहले इसने कौन सा क्लिप किया? लेफ्ट क्लिप किया। तो वो पार्ट जो लेफ्ट विंडो से बाहर जा रहा था वो क्लिप हो गया। उसके बाद इसने राइट क्लिप किया स्टार को, तो जो पार्ट राइट में बाहर जा रहा था वो भी क्लिप हुआ। देन बॉटम क्लिप किया एंड देन टॉप क्लिप किया। क्या ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? हालांकि आप चाहोगे तो मैं एक केस ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट बस मैं पॉइंट समझा रहा हूं कि ओवरऑल आइडिया में आपको कंफ्यूज नहीं होगा, ऐसा ना हो कि आपको बस एक ही केस याद रह जाए। तो मैं एक एक करके आपसे पूछता हूं, अप्रोच आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगी। ये देखिए आप बताएं सबसे पहले कौन सी लाइन क्लिपिंग करें, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम? जैसा आप बोले वैसे, ठीक है। लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, पहले भी लेफ्ट पे किया तो उसके लिए सोचना आसान होगा, लेकिन आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ए बी। केसेस मैं आपको बीच में बताते चलूंगा, जहां डाउट होगा हम दोबारा रेफर कर लेंगे। तो अगर लेफ्ट वाले एज के रेस्पेक्ट में मैं आपसे बात करूं तो ए और बी, आप मुझे बताएंगे कौन से केस में आएंगे? अगर लेफ्ट एज के रेस्पेक्ट में बात करूं तो ए और बी, अच्छा मुझे लगता है ए और बी दोनों इन में आएंगे, और मैं समझाता हूं क्यों। अगेन देखिए आपने जब आउट बोला ना, आपने आउट क्यों बोला? आपने शायद विंडो देख के आउट बोल दिया, यस और नो? कि सर ये तो विंडो से बाहर जा रहा है। बट मैं ध्यान से देखिए दोबारा आपको पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप विंडो देख के आंसर मत करिए, हम एक बार में सिर्फ एक एज के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं। तो अभी जैसा आपने मुझसे बोला कि सर लेफ्ट एज के रेस्पेक्ट में काम करना है, तो मुझे बताओ लेफ्ट एज के हिसाब से ए बी अंदर है या बाहर है? मेरी बात सोच पा रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो लेफ्ट वाली एज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर आप देखोगे तो ए और बी तो दोनों अंदर की तरफ है, यस और नो? यस। तो अब बताओ ये कौन सा केस बना? अगर ए और बी दोनों अंदर की तरफ है तो ये बना इन इन वाला केस, है ना। और इन इन वाले केस में क्या करते हैं? आउट इन इन। इन इन वाले केस में शायद सिर्फ सेकंड वर्टेक्स को एंट्री देते हैं, ओनली द सेकंड वर्टेक्स इज एडेड टू द आउटपुट लिस्ट। यस। तो अब देखिए अगर सिर्फ सेकंड वर्टेक्स को एंट्री देंगे तो ए और बी में बताओ किसको एंट्री मिलनी चाहिए? आई थिंक सर बी को। अच्छा मिलर आप आगे देखते हैं, ये करना बहुत आसान होगा। बी टू सी जब आप चलेंगे ये कॉन्सेप्ट क्या है? इन इन आउट आउट इन आउट आउट कौन सा? स्टिल इन इन। लेफ्ट में तो ये भी दोनों अंदर है, तो बी और सी में किसको एंट्री मिलनी चाहिए? सिर्फ सी को एंट्री मिलेगी। सी डी वाले केस में किसको एंट्री मिलेगी? सिर्फ डी को एंट्री मिलेगी। फॉलो कर पा रहे हैं? ओके। अब यहाँ पर गेम इंटरेस्टिंग है, जब आप डी को देखेंगे, डी टू ई, अब बताओ ये कौन सा केस है? आउट आउट है या इन आउट है? अब ये डी इन है लेफ्ट वाले एज के रेस्पेक्ट में, और ई जो है वो आउट है। इनसे आउट का जो केस था, याद है किसी को? इनसे आउट में हम क्या करते हैं भाई? इनसे आउट, ये रहा इनसे आउट। तो इनसे आउट वाले केस में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बस उसको कंसीडर किया जाता है। यस, इंटरसेक्शन पॉइंट को कंसीडर किया जाता है। तो डी से जा रहा है, लेट मी नेम दिस डी डैश शिफ्ट डाउन। तो अब मैं किसको कंसीडर कर लेता हूं? डी डैश को। मेरी तरफ से तो लगने पूरा बात को कितना नजर आ रहा है क्या? रुकिए मैं रिफ्रेश। ओके अभी क्लियर है क्या? ओके अब मैं बोल रहा था कि ये जो इन आउट वाला केस है भाई, इन से आउट वाला केस, इसमें क्या करते हैं? जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको एंट्री दी जाती है। तो बी टू ई में सिर्फ डी डैश को एंट्री दी जाएगी। फॉलो कर पा रहे हैं? मत रिफ्रेश करो एक बार। अच्छा लास्ट जो बचा है हमारे पास अभी ई टू ए। ई टू ए कौन सा केस है? ई टू ए कौन सा केस है? आउट टू इन वाला केस है। वेरी गुड। और आउट टू इन में जो पहला केस हमारा है, आई थिंक दोनों को एंट्री दी जाती है। किस किस को?
जो इंटरसेक्शन है और जो सेकंड वर्टेक्स है दोनों को। अब यहाँ पर आउट टू इन वाले केस में इंटरसेक्शन कौन होगा? नाउ लेट मी नेम दिस ई डैश। यस, और जो सेकंड पॉइंट है ए, तो एंट्री मिलेगी ए डैश को और ए को, है ना। और अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे और इसके हिसाब से चलोगे तो ये जो एरिया है क्या ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया? और अब आपको लेफ्ट साइड पे क्लिक होने के बाद एक नया एज मिल गया विच इज ई डैश डी डैश। अगर आप मेरे को अलाउ करो तो इस ई वाले वर्टेक्स को मैं हटा सकता हूं क्या? यस, तो नाउ आई कैन रिमूव दिस पार्ट। और देखिए पूरा एक बार में नहीं, बट हमने एक तरफ से क्लिपिंग कर लिया। और मेरे ख्याल से अगर आप टोटल केस देखोगे तो यही काम हमें किसी भी एज के रेफरेंस में कर सकते हैं। एक कोई और केस आप मुझे बताओ इस बार किसके रेफरेंस में करें? राइट के, चलिए पहले राइट आपने लिखा, राइट के रेफरेंस में कर लेते हैं। राइट के रेफरेंस में करेंगे, कहां से स्टार्ट करें? अगेन ए से स्टार्ट कर लें, एक नई लिस्ट हम बना लेते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, मुझे बताइएगा अब ए से जब बी की जाएंगे राइट के रेफरेंस में कौन केस बना? राइट के रेफरेंस में ये केस बना इन टू आउट, वेरी गुड। और इन से आउट में क्या करना है? इन से आउट में बोला गया है ओनली इंटरसेक्शन पॉइंट कंसीडर करना है, इंटरसेक्शन। तो ए से इन टू आउट जब आप जा रहे हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट राइट के रेफरेंस में इसको ए डैश मान लो, है ना। तो एंट्री जो है वो सिर्फ किसको मिलेगी? ए डैश को। इन से आउट हम जाते हुए इंटरसेक्शन पॉइंट सिर्फ ए केस को कंसीडर कर रहे हैं, इसको भी इंटरसेक्शन पॉइंट कंसीडर करेंगे, ऊपर वाले को नहीं। क्यों? बिकॉज अगेन आप देख सकते हैं हम सिर्फ राइट वाले एज को कंसीडर करके चल रहे हैं, राइट वाले एज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर नंबर आएगा B2C का, तो B2C शायद आउट टू इन होगा। आउट टू इन में क्या करना है? जो पहला केस था इंटरसेक्शन और सेकंड दोनों वर्टेक्स ऐड करने हैं, तो आउट टू इन में लेट मी कॉल दिस एज लाइक बी डैश, जो सेकंड है, और सी, तो मेरे ख्याल से दोनों को एंट्री मिलेगी बी डैश को और सी को। अच्छा, बाकी जितने भी केस हैं अब वो सब शायद इन वाले बचेंगे। यस, तो अब सी टू डी इन वाला केस है और जो दोनों इन वाले केस है उसमें से किसको एंट्री मिलती है? सेकंड वर्टेक्स को। तो यहाँ पर सी टू डी वाले में एंट्री मिल जाएगी किसको? डी को। देन डी टू डी डैश वाले में एंट्री किसको मिल जाएगी? डी डैश को। डी डैश टू ई डैश वाले में एंट्री किसको मिलेगी? ई डैश को। एंड ई डैश टू ए वाले में एंट्री किसको मिलेगी? ए को। और मेरे ख्याल से हम दोबारा पूरा साइकिल कंप्लीट करके आ चुके हैं। और अब अगर ए डैश को बी डैश एंड देन सी डी डी डैश ई डैश और ए को ये पूरा आप लिंक करेंगे तो आई थिंक आप फिगर आउट कर पा रहे होंगे कि राइट हैंड साइड पे भी क्लिपिंग कर लिया गया है और ये ए डैश बी डैश डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे और जो वर्टेक्स बी है एलिमिनेट हो जाएगा। क्या सबको बात समझ आ रही है क्या? एंड नाउ दिस वर्टेक्स कैन बी एलिमिनेटेड। तो अगेन अब आप मेरे को बताएं क्या ये आइडिया आपको क्लियर हो रहा है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम एलिमिनेशन कर सकते हैं, है ना। ओके, अब अगर आप चाहते हो, है ना, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए एक छोटा सा आइडिया पढ़ाना चाहता हूं। एक और एल्गोरिथम है जो क्रिटिसाइज करता है किसको? दिस एल्गोरिथम, अदर एल्गोरिथम को, और इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करता है। ट्राई करें एक बार, कुछ नई चीज सीखने के लिए मिलेगी। ट्रेवर्स उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन जनरल कुछ नहीं बोलता तो मेरे ख्याल से क्लॉकवाइज करेंगे तो बेटर होगा, है ना। वैसे इन जनरल कुछ भी करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब मैं एक स्पेशल केस आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जिसमें इस एल्गोरिथम को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो क्या केस है जरा देखिएगा। अगेन मैं एक डायमेंशन बना लेता हूं, एक्स एंड वाई एक्सिस, लेट मी हैव अ विंडो। और अगेन आप जानते हैं कि सब एक्सिस पे करना होता है, बट मैं सिर्फ एक केस लेता हूं जिसमें हमें जो लर्निंग है वो लर्निंग हो जाए। तो लेट मी डिजाइन अ रफ पॉलीगन समथिंग लाइक दिस। तो देखिए पूरा प्रोसेस आपको क्लियर है, या वी कैन गो वन बाय वन। तो अगेन अगर मैं यहां पर वैल्यू लिख लेता हूं दैट इज ए बी सी डी डैश, सॉरी इसको तो डी लिखते हैं अभी, तो ए बी सी डी एंड देन डी के बाद वी कैन हैव ई एफ एंड जी। फॉलो कर पा रहे हैं? हाँ, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक काम करते हैं ना, ट्राई कर लेते हैं। आप बताओ गौतम, क्लॉकवाइज करूं, एंटी क्लॉकवाइज करूं, और किस वर्टेक्स से स्टार्ट करूं? ट्राई करके देखते हैं, विल लर्न समथिंग। बताओ जल्दी से, जैसा आप बोला ऐसे करूंगा। एफ से स्टार्ट करूं, फेयर एनफ। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो सबको समझ आ रहा है, एफ से अपने को ऊपर की तरफ चलना है। अब मुझे बताइए जल्दी से, अगर एफ से ऊपर की तरफ चलेंगे तो कौन सा केस होगा? इन वाला, है ना। और आपको याद हो गया होगा इन वाले केस में हम क्या करते हैं? सेकंड वर्टेक्स ऐड करते हैं। तो हम ई को ऐड कर लेते हैं, बिकॉज़ एफ से ई में ई ऐड हो गया। आगे बढ़िए, ई से जब डी जा रहा है तो ये कौन सा केस हुआ? इन से आउट या आउट से इन? ये हुआ इन से आउट। और इन से आउट में हम कौन सा केस ऐड करते हैं? आई थिंक दोनों, इंटरसेक्शन भी और सेकंड पॉइंट भी। यस, तो अब अगर ऐसा आप करेंगे तो इंटरसेक्शन, लेट मी नेम दिस एज ई डैश, और अगला पॉइंट ऐड हो जाएगा वो जाएगा डी। फॉलो कर रहे हैं? ओके, फिर आगे बढ़िए। अगली एज हमारी कौन सी है? डी टू सी, है ना। अब डी टू सी कैसा एज है? इन से आउट या आउट से इन? आउट से इन। आउट से इन, सॉरी, इन से आउट वाला केस डिफरेंट है। इन से आउट में हम सिर्फ सेकंड वर्टेक्स ऐड करते हैं ना। ये जो हमने पहले किया ये इन से आउट था, आई एम सॉरी, ये हमने गड़बड़ कर दिया। मैं एक बार जल्दी से दोबारा बना लेता हूं। सबसे पहला जो केस है एफ से स्टार्ट करने पे, एफ से ई दोनों केस इन इन है, और इन में सिर्फ सेकंड वर्टेक्स करते हैं, तो मैं सेकंड वर्टेक्स ऐड कर लिया एफ, सॉरी ई। उसके बाद अगला केस है इन से आउट। इन से आउट में हम सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट ऐड करते हैं, है ना। तो इसका मतलब डी नहीं आएगा, सिर्फ ई डैश आएगा, ओनली इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, अब डी से जब सी की तरफ चलूंगा आउट से इन, तो ये हमारा पहला केस है। आउट से इन में दोनों ऐड होते हैं, इंटरसेक्शन और सेकंड पॉइंट में। तो लेट मी नेम इज डी डैश एंड लेट मी नेम इज सी, तो मेरे को मिल जाएगा डी डैश और सी। यस, अगला पॉइंट, अगली एज है सी से बी, तो सी से बी अगेन इन इन है जिसमें से सेकंड पॉइंट ऐड किया जाता है, तो मेरे ख्याल से अब आपको सिर्फ मिल जाएगा बी। नाउ अगेन यू हैव बी टू ए इनटू आउट, तो इन से आउट में अगेन सिर्फ इंटरसेक्शन ऐड करते हैं इन से आउट में, तो लेट मी कॉल इट बी डैश। तो बी के बाद मैं बी डैश ऐड कर लेता हूं। नाउ नेक्स्ट है ए टू जी, आउट आउट। आउट आउट में आप जानते हैं कुछ भी ऐड नहीं करते, है ना। और लास्ट है जी टू एफ विच इज अगेन आउट टू इन, और आउट से इन जो हमारा पहला केस था उसमें हम दोनों पॉइंट ऐड करते हैं, इंटरसेक्शन और सेकंड पॉइंट। तो लेट मी से दिस इंटरसेक्शन विच इज जी डैश, और सेकंड पॉइंट हमारा हो गया एफ। फॉलो कर पा रहे हैं? अब देखिए एक पॉइंट जो अपने को समझना है, जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा ना, तो कनेक्ट कैसे करूंगा जरा देखिएगा। पहले ई को ई डैश से ये मैंने कनेक्ट किया, उसके बाद
E dash को D dash से, then D dash to C, and then C to B, then B to B dash, now B dash to G dash. Okay, ये डायरेक्टली इधर हमने कनेक्ट कर दिया, and then to F, and then to E. लास्ट जो पॉइंट है, एक बार देखिए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो क्या यही पॉलीगन अपने को मिलना चाहिए था, है ना? तो क्लिपिंग तो इसने सही से किया है, बट एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है? बहुत लोग इसमें क्रिटिसाइज करते हैं आइडिया को. एक एज भी आपने इंक्लूड किया है E dash to D dash, जबकि लॉजिकली इस एज को इंक्लूड होना चाहिए था कि नहीं? इस एज को इंक्लूड नहीं होना चाहिए था. मेरे पास इस एज का यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि आपको दो अलग अलग पॉलीगन मिलने चाहिए थे. ऊपर वाला ये रेक्टेंगल टाइप ऊपर अलग मिल जाता, नीचे वाला अलग मिल जाता. ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस. इंक्लूड तो B dash D dash किया, वो तो करना है, तो कर सकते हैं, बिकॉज़ वो बाउंड्री है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देखो आप दोबारा सोचो, अगर आपको इमेज नहीं नजर आएगी ना बाद में, तो कुछ ऐसी नजर आएगी, समथिंग लाइक दिस, है ना? अब आप मुझे बताओ, ये जो एज है या ये एज है, इससे प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम इस एज से है, ये जो दोनों को कनेक्ट करते हुए नजर आ रही है. फॉलो कर पा रहे हैं इस पॉइंट को? ओके. तो कुछ लोग इस एल्गो को क्रिटिसाइज करते हैं और इसको फर्दर इंप्रूव किया जाता है एक नए एल्गोरिथम में, जो है वाइलर आर्थरटन पॉलीगन क्लिपिंग. तो खैर, जैसे मैंने बोला कि क्योंकि इवन जो फंडामेंटल एल्गोरिथम है वो भी आपसे नहीं पूछा जाता, तो इसके अंदर इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करते हैं आप बताओ. इंटरेस्टेड हो तो केस करके बताऊं आपको क्या कांसेप्ट है. यस, ठीक है. ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अगर बहुत मुश्किल लगेगा तो मुझे बताइएगा. सिर्फ मैंने इसको ज्यादा टाइम लिया भी नहीं है. एक छोटा सा केस लेके बताता हूं, इवन सेम केस लेके बताता हूं, ताकि बेटर तरीके से आप रिलेट कर पाओ. तो कैसे ये काम करता है, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट. तो अगेन हम एक विंडो बना लेते हैं जल्दी से, और जैसे हमने सैंपल केस लिया था, यही हमारा सैंपल था. तो अगेन मैं इसके नाम रख लेता हूं. अच्छा, एक और पॉइंट बताना भूल गया. गौतम, आपने रिकॉग्नाइज किया कि किस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, किस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, उसको फर्क नहीं पड़ा. यस, ओके, ग्रेट, ठीक है. अब ये एल्गो देखिए क्या करता है, मैं दो तीन पॉइंट आपको पहले समझाता हूं. तो ये दो अलग लिस्ट बनाता है. एक तो जो आपकी पॉलीगन लिस्ट है जो सेम तरीके से चलती वैसी बनाएगा. इसके मैं कुछ नाम रख लेता हूं. जो हमारा विंडो है इसके एंड पॉइंट, लेट मी से दिस इज P, Q, R और S. तो अगेन या तो आप बोलो मैं एल्गो के हिसाब से चलूं, जैसे हमने पहले किया था सदरलैंड में, डायरेक्टली बोल सकते हैं. तो अगर मैं क्लॉकवाइज चलूंगा, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, A डैश, ये आएगा. फिर इधर यहां पर क्या मिला होगा, C डैश. फिर इधर आपको क्या मिला होगा, you'll get D डैश. और इधर नीचे आपको जाते हुए मिला होगा F डैश. क्या बात फॉलो कर पा रहे हैं, है ना? तो अगेन अगर मैं जल्दी से लिस्ट बना लूं, तो ट्रैवर्सल कैसे हुआ होगा. A से आप गए होंगे A डैश के ऊपर, देन A डैश टू B, B टू C, नाउ C टू, देन इसका नाम हमने क्या रखा, C डैश. ओके, C टू C डैश. Yes, then from C dash to D, and then from D to D dash, and then E, and then F, and then F dash, and then G. और G से लास्ट वाला दोबारा A ही मिलेगा. ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ये जो है ये हमारा पॉलीगन है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, और इस केस में इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट पॉलीगन. अब एक आइडिया और यहाँ पर हो सकता है, वो क्या, जो हमारा विंडो है. अगर विंडो के बाद देखिएगा यहाँ पे हम नीचे से ऊपर लेके चलेंगे. अगर विंडो को मैं नीचे से ऊपर लेके चलता हूँ तो कौन कौन से पॉइंट मुझे नजर आएंगे, सिर्फ विंडो लेफ्ट एज के हिसाब से. आई थिंक मेरे को P नजर आएगा, P के बाद F डैश नजर आएगा, F डैश के बाद D डैश, D डैश के बाद C डैश, C डैश के बाद A डैश, और A डैश के बाद S. जरा बताइए आइडिया फॉलो कर पा रहे हैं क्या? मैं सिर्फ इस लेफ्ट एज को कंसीडर कर रहा हूं. P, F डैश, D डैश, C डैश, A डैश एंड S. यस. अब देखिए यहाँ पर करते क्या, तो कैसे हम स्टार्ट करते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट से जो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिला. तो एक मैं देखिए यहाँ पे टॉप टू डाउन में ट्रैवर्स कर रहा हूं. तो टॉप टू डाउन ट्रैवर्स कर रहा हूं, इससे फर्क नहीं पड़ा, तो मैंने स्टार्ट किया A डैश से. तो लेट मी से यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, है ना. अब A डैश से मैं किसके पास गया, B के पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ट्रैवर्स कर रहा हूं. देखिएगा B से मैं कहां गया, C के पास, C से मैं कहां गया, C डैश के पास. अब आप देखिए C डैश के ऊपर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो दोबारा हमने लाइन को इंटरसेप्ट कर लिया, है ना. तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जब भी आपको C डैश मिलेगा तो अब आप यहाँ से सेकंड एज में C डैश के पास जा सकते हैं. और ये C डैश से जब आप नीचे चलना स्टार्ट करेंगे तो C डैश से शायद आप A डैश पे ही एंड कर जाएंगे. तो आइडिया देखिएगा कैसे हम ट्रैवर्स करता है, लेकिन कंफ्यूजिंग है, बट आइडिया मजेदार है. तो A डैश से B, B से C, C से C डैश, और जैसे ही आपको एंड पॉइंट मिले इंटरसेक्शन पॉइंट, तो आप सेकंड लिस्ट पे आइए और ये नीचे से ऊपर भी ज्यादा कंप्लीट करेगा. तो C डैश टू A डैश. तो अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये मुझे पहला पार्ट मिल गया एनक्लोज. A डैश से B, B से C, C से C डैश, और C डैश से A डैश आना, ये मुझे सेकंड पार्ट बता देगा. और ये मेरा परफेक्ट फर्स्ट पॉलीगन मेरे को मिल गया. यहां तक बात समझ आ रही है क्या? अब अगेन फिर आप देखिए इनकमिंग हमारे लिए वैल्यू नीचे जब बढ़ूंगा तो D डैश तो आउटसाइड है, फिर मेरे को मिलेगा D तो आउटसाइड है, फिर मेरे को जो स्टार्ट करना है वो D डैश से करना है, क्योंकि वहां से स्टार्ट होगा. तो फिर देखिए D डैश से E, E से F, F से F डैश. अब F डैश पे एंड करना है तो फिर दोबारा F डैश देखिए कहां है सेकंड लिस्ट में, ये मिला F डैश. और F डैश से फिर नीचे की तरफ चलेंगे तो शायद फिर D डैश पे एंड हो जाएगा. तो ये आपको सेकंड वाला भी मिल गया. तो D डैश से E, E से F, F से F डैश, और F डैश से D डैश. और इस बार ये जो लाइन है बीच की C डैश D डैश, ये आपको मिली कितनी मिली, तो इस बार ये लाइन आपको नहीं मिलेगी, है ना. ये दो सेपरेट पॉलीगन्स आपको मिल जाएंगे जो कि क्लिपिंग के बाद मिलने चाहिए थे, है ना. तो इसको अगर आप जाओगे स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह में तो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी को मिलेगी. दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट पॉलीगन, जिसको ऊपर से नीचे ट्रैवर्स करते हैं, एंड दैट इज क्लिपिंग एज, जहां नीचे से ऊपर लिस्ट लिख लेते हैं, एंड जब भी एंड पॉइंट होता है आप सेकंड लिस्ट को रेफर करते हो और उसको एंड करते हैं. दैट इज द आइडिया. बट है ये आइडिया आपको समझ आया क्या? तो जो एडिशनल लाइन वाला प्रॉब्लम था उसको हमने रिमूव कर दिया, है ना. उसके अलावा वैसे तो एक और एल्गोरिथम है, खैर उसकी कोई बात नहीं की जाती है, बट साइरस बैक दैट इज आल्सो अ क्लास ऑफ एल्गोरिथम व्हिच इज समटाइम्स यूज्ड इन पॉलीगन क्लिपिंग. बट उसमें तो फंक्शंस वगैरह बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं. तो जो सबसे फंडामेंटल एल्गोरिथम है, जिसमें खैर बात तो किसी की नहीं, फिर मुझे लगा जो कभी डिस्कस किया जा सकता है, दैट इज सदरलैंड. और सदरलैंड के अंदर जो प्रॉब्लम है जिसको हमने इंप्रूव किया, दैट इज कॉल्ड वेलर एल्गोरिथम. ये पॉइंट क्लियर है क्या? अच्छा, आप क्या पूछ रहे हैं सर, जो हम इंटरसेक्शन वाला पॉइंट लिखे हैं ये बॉटम अप लिखते हैं. हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है. ये क्योंकि आप हमें कंप्लीट करना है. तो अगर यहाँ पर देखिए अगेन वही बॉटम वाली बात, उल्टा पॉइंट है. अगर आप क्लॉकवाइज लेके ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये ट्रैवर्सल नीचे से ऊपर जाएगा. आप सोच सकते हैं कॉमन सेंस, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेके नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो वो ऊपर से नीचे जाएगा. रिवर्स होना चाहिए एक दूसरे से, ताकि हमारे जो छोटे छोटे साइकिल्स बन रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए. यस, ओके. तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, है ना. दैट वाज योर पॉलीगन क्लिपिंग. और फिर नेक्स्ट क्लास में मंडे को हम बात करेंगे 3D की. तो 2D से स्विच करेंगे इस पे 3D वाले आइडिया पे. बाकी शाम को एस वाला पार्ट एज यूजुअल कंटिन्यू करेंगे. यस, चलिए, थैंक यू सो मच. फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं.